नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ समाजवाद। इसे मार्क्सवाद भी कहेंगे। हमने अब तक विश्व इतिहास के अंदर, यूरोप के अंदर फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इसमें हमने देखा कि एक वर्ग विशेष, जिसे हम मध्यम वर्ग कह रहे हैं, इसकी अहम भूमिका थी। इस काल में औद्योगिक क्रांति के बाद समाजवाद की बात उठने लगी। सबसे पहले समाजवाद की बात आपके रॉबर्ट ओवन, जो इंग्लैंड के अंग्रेज अधिकारी एक उद्योगपति थे, उसने उठाई। रॉबर्ट ओवन ने एक प्रयोग भी किया, जिसके अंदर उसने अपनी कारखाने, जहाँ उसने कारखाने स्थापित कर रखे थे, वहाँ के मज़दूरों को उनके वेतन और उनके लाभ जो भी मिलते हैं, उन लाभों के अंदर उसने बढ़ोतरी की। तो उसने परिणाम उसके बड़े रोचक थे। उसने देखा कि जो मुनाफा वो पहले कमाता था, उससे दुगना मुनाफा उसने इस प्रयोग को करने के बाद पाया। तो उसने कहा एक कुशल श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। तो इस तरह से समाजवाद की अवधारणा आई। अवधारणा आने के बाद पहले जो इसके विद्वान या विचारक होंगे, जो इनको आंदोलन को अग्रसर करेंगे, उनका क्रांति का किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य केवल इस प्रकार से था कि हम इस क्रांति को केवल अधिकारों की प्राप्ति तक ले जाएं, उसके बाद इनके अधिकार, इनके जीवन यापन, इनके सब कुछ इनको मिल जाए, उसके बाद इस आंदोलन को छोड़ दिया जाए। उनकी कल्पना ऐसी थी कि इस आंदोलन को करने के बाद उनको उनके अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, जिसे कार्ल मार्क्स ने यूटोपियो यानी काल्पनिक परिदृश्य की संज्ञा दी है। कार्ल मार्क्स कहता है कि कोई भी अपने अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं। एक पूंजीपति वर्ग अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करेगा, जिसकी वजह से श्रमिक वर्ग को क्या होगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी उनको लाभ के अंदर किसी प्रकार की कोई हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी, जिसके लिए वह कहता है कि जब भी सर्वहारा वर्ग यानी श्रमिक वर्ग आंदोलन करेगा, तो सबसे पहले यह आंदोलन कहाँ पे परिणित होगा, जो सबसे बड़ा औद्योगिक देश है यानी इंग्लैंड के अंदर। लेकिन जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। इस पे एक क्वेश्चन भी बनता है आपके कि कार्ल मार्क्स की जितनी भी भविष्यवाणी थी, वो सब की सब ख़त्म हुई, यानी वो सफल नहीं हो पाई, यानी वो अच्छा भविष्यवक्ता नहीं था। तो कार्ल मार्क्स ने दावा किया था कि श्रमिक ही आंदोलन को प्रेरित करेंगे समाजवाद के अंदर, और ये वहाँ पे यानी औद्योगिक देश में होगा। जो औद्योगिक देश से क्या होता है, औद्योगिकरण के कारण एक वर्ग जो पूंजीपति वर्ग, जो सारे उत्पादन के संसाधनों का मालिक होता है, और एक सर्वहारा वर्ग जो केवल मजदूरी करता है। अब सारा लाभ उस पूंजीपति वर्ग के पास पहुंचता है। उस लाभ के अंदर किसी भी प्रकार का अंश किसको नहीं दिया जाता, श्रमिकों को। तो इसलिए उसका दावा भी सही था कि भाई औद्योगिक जो देश होगा, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आपको इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड के अंदर होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे विफल हो जाती है। इसके पीछे जब बाद में आपके लेनिन, स्टालिन, ये लोग अन्वेषण करेंगे, तो ये पाएंगे कि हमेशा जब भी क्रांति हुई है, तो उसने हमेशा ताकतवर समुदाय को प्रभावित करने के बजाय कमज़ोर कड़ी पे प्रहार किया है। क्योंकि कमज़ोर कड़ी पे प्रहार करने से क्या होता है, फटाफट आपका क्रांति का सफल रूप देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये ब्रिटेन में ना होके कहाँ पे होती है, रसिया में। अब आप बोलोगे रसिया के अंदर तो किसी प्रकार की औद्योगिक नीति नहीं थी, लेकिन वहाँ के श्रमिकों ने आपसी सहयोग से, क्योंकि उनको दिख रहा था वहाँ पे कमज़ोर कड़ी है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे किया, बजाय इंग्लैंड या जर्मनी या फ्रांस में। ठीक।
अब मैं आज इस अध्याय के अंदर आपको ये सब बताऊंगा। इस लेक्चर के अंदर मैंने आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कवर करने का प्रयास किया है, और मेंस के हिसाब से तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। यूपीएससी के अंदर ये फर्स्ट पेपर जिसके अंदर मैंने आपको कार्ल मार्क्स छोड़ा था, तो वहाँ पे ये आपके अंकित है, ठीक है। अब इसकी शुरुआत हम कहते हैं समाजवाद। समाजवाद होता क्या है? यानी समाज का संपूर्ण अधिकार होना चाहिए सब संसाधनों पे। फॉर एग्जाम्पल कि उत्पादनकर्ता और उत्पादक, यानी आपका उत्पादन हो भी रहा है और उत्पादन के जो आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं उस सब पे किसका, समाज का हो। लेकिन इस बात का जब विवाद हो जाता है तो ये पूंजीवाद में आपको देखने को मिलेगा कि एक ही वर्ग पे सब संसाधनों का आधिक्य है, और आधिक्य होने की वजह से वो सब लाभ वो खुद ही लेता है। श्रमिक को तो केवल अपनी मजदूरी मिलती है, वो भी निश्चित रूप से नहीं मिलती थी। बाद में कानूनों में अमेंडमेंट होंगे, स्वयं कानून बनेंगे, क्योंकि आपने देखा कि औद्योगिक क्रांति में मैंने बताया था ब्रिटेन के अंदर जब हुई तो वहाँ पे स्लम यानी आपके कच्ची बस्तियों का विकास हो गया, क्योंकि उन लोगों को रहने के लिए छोटे छोटे बैरिक मिलते थे जिसमें 14 से 15 आदमी रहते थे। इसकी वजह से महामारी फैल जाती थी। महामारी फैलने के बाद वो ख़त्म हो जाते थे। ख़त्म होने के बाद ना उनके बच्चों की शिक्षा का कोई व्यवस्था, ना स्वास्थ्य का व्यवस्था, ना उनके जीवन की, यानी आपके सामाजिक जो उनकी सामाजिक जो उनको क्या मन स्तर होता है वो भी उनको प्राप्त नहीं था। हे दृष्टि से देखे जाते थे। तो इस प्रकार से ये आंदोलन समाजवाद से प्रेरित होकर लास्ट में मार्क्सवाद पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको पहले फर्स्ट ऑप्शन में बताया है, उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सामूहिक अधिकार होना चाहिए। उत्पादन और वितरण के किसका अधिकार होना चाहिए? सामूहिक अधिकार होना चाहिए। किसी प्रकार का आपको उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि नहीं साहब कि एक ही वर्ग में सम्मिलित हो जाए। यदि एक वर्ग में ये सम्मिलित होगा तो इससे क्या होगा, आंदोलन प्रेरित होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप वर्ग संघर्ष देखेंगे। वर्ग संघर्ष के अंदर आपको 3 बिंदु देखने को मिल रहे हैं। एक है वर्ग जो सामान्य। वर्ग सामान्य मतलब जिसकी मैंने अभी बताया आपको, कुछ विचारक ऐसे थे जो केवल मध्यम वर्ग के लोग थे जिन्होंने इस बात को उठाया कि औद्योगिक क्रांति के कारण श्रमिकों का किस प्रकार से क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो इस बात को उठाने वाले जो मध्यम वर्ग के विचारक थे उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप इस बात को सॉल्व कीजिए जिसलिए श्रमिक परेशान नहीं हो। अब ये परेशान नहीं हो तो इसलिए यानी वर्ग संघर्ष की कोई स्थिति नहीं है। तो यूटोपिया का मतलब आपको मैंने बता दिया, एक काल्पनिक संसार जिसके अंदर सब लोग समान होंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? कार्ल मार्क्स ने अपने यूटोपिया, यानी आप बातचीत से मत करिए, जो सवारा वर्ग है वो क्या कह रहे, क्रांति करेगी। और वो क्रांति भी कौन सी? रक्तपूर्ण क्रांति। और सत्ता पे काबिज हो जाए। सत्ता पे काबिज होने के बाद वो सब चीज़ें अपने नियंत्रण में लेने के बाद फिर सब समाज में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो इस प्रकार की कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी। एक वर्ग और देखने को मिलेगा जो आपको इंग्लैंड वगैरह में देखने को मिलता, संसदीय व्यवस्था या प्रजातांत्रिक व्यवस्था। इसके अंदर कि हाँ, आप लोग चुनाव के जरिए आइए, संसद के अंदर बैठिए, अपनी बातें बोलिए, उसको फिर मनवाइए। तो यानी धीरे धीरे प्रक्रिया में परिवर्तन। तो ये संसदीय व्यवस्था, ठीक। ये 3 पहलू पे आपका पूरा समाजवाद में कवर करूँगा, ठीक। अब आरंभिक समाजवाद आपको देखने को मिलेगा यूरोपीय। क्यों मिला? समाजवाद की परिकल्पना कब आई? पहले इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्यों? सब एक वर्ग था जिसको मालूम था ये जन्मजात इनको अधिकार प्राप्त है, यानी वो कुलीन वर्ग, पारधी वर्ग, इनको तो जन्मजात प्राप्त है। लेकिन जो नीचे वाला तृतीय स्टेट के जो व्यक्ति थे उन लोगों को क्या करने थे, वो अर्जित करने पड़ते थे। लेकिन इस पूंजीवाद की वजह से, औद्योगिक क्रांति की वजह से जिसके पास पैसा था, यानी वही वर्ग अब उद्योगों के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करने लगा। अब सारे के सारे उद्योग उनके अंडर में, लाभ हो तो उनके अंडर में, यानी वो तो कर्मोत्तर वृद्धि करते रहे अपने जीवन में, बजाय उन लोगों के
जो नीचे काम कर रहे थे उन लोगों का और पतन होता गया, पहले पतन था और उससे भी ज़्यादा पतन हुआ। तो इस वजह से यूरोप में प्रारंभ होगी, क्योंकि यूरोप में प्रारंभ होने के कारण क्योंकि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले वहाँ हुई थी। ठीक है, इस वजह से दोनों में यानी आपके पूंजी और श्रम के अंदर जो आपके विभाजन देखने को मिला, यानी पूंजी और श्रम के अंदर जो आपको विभाजन या आपको जिसका प्रतिफल क्या होगा आपको देखने को मिलेगा, क्या, श्रमिक आंदोलन के रूप में। ठीक, इसमें आप पूंजी और श्रम के संबंधों में समस्या, मैंने बोला लाभ के अंदर कोई लाभ, कोई उनका कोई हिस्सा नहीं था श्रमिकों का। इस वजह से उन्होंने यह आंदोलन प्रारंभ किया। आंदोलन प्रारंभ करने के बाद श्रमिकों का बड़े पैमाने पर शोषण, मैंने बताया मध्यम वर्ग के जो विचारक थे उन्होंने उठा के ये बात बताई। उन्होंने बात बताने के बाद उन्होंने क्रांति को कभी रक्तपूर्ण नहीं पहुंचाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्रांस की क्रांति से सबक ले लिया था। यदि क्रांति रूप ले लेगी, यानी क्रांति विकराल रूप ले लेगी, तो फिर किस तरह से अपने ही माँ ने अपने बच्चों को निगलना प्रारंभ कर दिया था। तो इस प्रक्रिया से वो डरते थे, इस वजह से वो केवल शब्दों से या अपने कलम से इस प्रकार से संशोधन चाहते थे। ठीक है, इसकी और मध्यम वर्गीय विचारकों ने ध्यान आकर्षण किया था किसका, आपके चीफ, मतलब जो आपके राजा थे या फिर आपकी जो संसदीय व्यवस्था थी, उनका उद्योगपतियों का ध्यान आकर्षित किया कि आप ऐसा मत कीजिए, पूंजीपतियों को, कि आप ऐसा मत कीजिए, इनका शोषण मत कीजिए, ये शोषण कायम में कार्यान्वित हो जाएगा वर्ग संघर्ष के अंदर। तो इस वजह से इन्होंने ये केवल ध्यान आकर्षित किया। अब इसमें कुछ व्यक्ति विशेष आते हैं, जिसमें रॉबर्ट ओवन मैंने बताया ये विचारक भी था तो एक पूंजीपति भी था। इसने खुद ने एक फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी। उस फैक्ट्री के अंदर इसने प्रयोगशाला बनाई अपनी फैक्ट्री को। उसमें क्या किया इसने, जो श्रमिक थे उनको क्या अधिक से अधिक वेतन दिया। वेतन के बाद उसने लाभ आश्चर्यजनक रूप से देखा कि लाभ हमें बहुत ज़्यादा हुआ। लाभ हुआ तो उसने सोचा कैसे लाभ हुआ, बोले कि यदि श्रमिक को आप उसका पारितोषिक दें, यानी उसके काम का पारितोषिक यानी इनाम दें, तो वो और अच्छा कार्य करेगा, वो वास्तविक श्रमिक होगा। ये रॉबर्ट ओवन के विचार थे और सबसे पहले समाजवाद यही लेके आए थे। सेंट साइमन और चार्ल्स फोरियो, ये दो व्यक्ति हैं। सेंट साइमन ने कहा कि आप आपस में मत लड़िए, यानी आप आपस में लड़के अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, यानी शक्ति का हरण मत करो। आप सब मिलजुल कर जो प्राकृतिक संसाधन है आप उसका उपभोग करो। उस उपभोग को आप करते करते आपको सबके अंदर वो वर्गीकृत होती हुई मिलेगी। ठीक है, यानी आपका शहर से किसके, गांव की ओर, क्या आपका शहर से गांव की ओर पलायन बताया किसने, इसने, कि आपको क्या करना है कि अधिक से अधिक लाभ का पलायन बताया। ठीक है, किसने, सेंट साइमन ने। उसके बाद आता है चार्ल्स फोरियो ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे ध्यान दिया। उसने बोला कि सब ग्रामीण एकजुट से मिलजुल के आपके सामुदायिक रूप से कृषि कार्य करें, तो इसलिए आपका शोषण होना वाजिब ही नहीं है कि आपको शहर में जाना नहीं पड़ेगा जिसकी वजह से आपका शोषण हो। तो यानी इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान दिया और इसने बोला कि आप यहाँ पे खेती कीजिए, उससे लाभ कमाइए और सामुदायिक रूप से आप में लाभ वर्गीकृत कर दिया जाए। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर चिन्हित करता है समाजवाद को। ठीक है, यह रॉबर्ट ओवन ने आपको मैंने बता ही दिया। लुई ब्लॉन्क एक यथार्थवादी विचारक था। कैसे? लुई ब्लॉन्क यथार्थवादी विचारक इस सेंस में था, इसने कहा कि आप जिस तरह से क्रांति करना चाहते हैं उससे कोई लाभ नहीं होगा। श्रमिक वर्ग को क्या करना चाहिए, राजनीतिक अधिकार प्राप्त करनी चाहिए, चुनावों में भाग लेना चाहिए। उससे क्या होगा, ये वहाँ पे अपने वहाँ पे प्रतिनिधित्व के रूप में पहुँचेंगे। वहाँ ये अपनी मांगों को मांग रखने के बाद आर्थिक रूप से आपका कल्याण होगा। ये बात कही थी किसने, आपके लुई ब्लॉन्क ने। अब इसने कहा श्रमिकों को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होगी। लुई ब्लॉन्क ने कहा श्रमिकों को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होगी तो उससे क्या होगा, ये अपने आर्थिक परिवर्तन ला सकेंगे। ठीक है, और जो सरकारें हैं उनको कहा कि आप एक ऐसी सामाजिक फैक्ट्री स्थापित कीजिए जो सभी लोगों को रोजगार मिल सके और सबका क्या हो, शोषण बंद हो पाए। ये आपके लुई ब्लॉन्क ने कहा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मार्क्सवाद। कार्ल मार्क्स ने, मैंने कहा ना कि इन जितने भी आपके विचारक थे
इन विचारकों को क्या कह दिया? यूटोपिया। ये तो कल्पना करते हैं, केवल ये कल्पना करते हैं, ये संभव ही नहीं है, इसलिए इन चीज़ों से कुछ भी हासिल आपको नहीं होगा। कार्ल मार्क्स का एक मित्र था फ्रेडरिक एंगल्स, इन दोनों ने मिलकर क्रांति को क्या किया? प्रज्वलित करने का कार्य किया। कार्ल मार्क्स ने 19वीं सदी का क्रांतिकारी विचारक था। इसने मानव चेतना को प्रभावित किया। मानव चेतना को कैसे प्रभावित किया? इसने बोला कि सब मजदूरों एक हो जाओ, यानी एक वर्गीय संतुलन स्थापित करने का कोशिश किया कि सारे मजदूरों एक हो जाओ, कि यदि आप एक हो जाओगे तो ये जितने भी पूंजीपति वर्ग हैं ये अपने आप ही नीचे सरेंडर कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मानव चेतना को अंदर से किया। इसके जो पूर्व, इससे पहले, मार्क्स से पहले जितने भी चिंतक थे वो किसकी बात करते थे? वातावरण, भौगोलिक वातावरण के स्थिति की बात करते हैं, लेकिन इसने उसकी बात नहीं की। इसने बोला उत्पादन के साधन, जो फैक्ट्री वगैरह है, इन पहलुओं पे बल दिया। यानी उस फैक्ट्री का मालिक, यदि वो मालिक सबके अंदर समाज के साथ, यानी समाज के अंदर अपने लाभ का क्रियान्वित रूप से क्या करता है? बंटवारा करता है, तो वो क्या होगा? फलदायी होगा। नहीं करता तो आप उससे छीनो, छीनने के बाद आप समाज में बांटो, बांटने के बाद आप सब क्या हो जाओगे? सब समान हो जाओगे। इस तरह की परिकल्पना। तो इसने उत्पादन के साधन पे बल देने की वजह से इसकी जो इतिहास है, मार्क्सवाद का इतिहास किस पे व्याख्या करने लग गया? भौतिकवादी। इतिहास की कौन सी व्याख्या करने लगा? भौतिकवादी व्याख्या करने लग गया। तो अब इसमें इसने एक वर्ग को क्या है? मानव चेतना जगाई, तो वर्ग संघर्ष की स्थिति भी आ गई और इतिहास के भौतिकवाद की भी आएगी। एक ग्राफ पे वैन आरेख से मैं आपको इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, वर्ग संघर्ष है इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या कैसे की? उत्पादन की पद्धति में आपकी आगे फैक्ट्री भी आ गई और आपका श्रमिक भी आ गया। ठीक है, फैक्ट्री में रखी हुई मशीन में काम करने वाला श्रमिक। ठीक, इसकी विचारधारा भौतिक कारक क्या जाएगा? ऊपर वाले वर्ग को प्रभावित करेगा। ठीक है, भौतिक कारक में उत्पादन के साधन, मशीनें वगैरह, मूल ढांचा जो स्ट्रक्चर, और आर्थिक ढांचा, किस प्रकार से आपके उत्पादन से कितना लाभ होता है। ठीक, ये भौतिक कारक जाएगा ऊपर विचारधारा कारक में, जिसमें उत्पादन से संबंध, ऊपरी ढांचा, राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक ढांचा। ठीक है, इन तीनों के अंदर। तो यानी नीचे से ऊपर की ओर इसने बोला कि वर्ग संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें ये क्या कहता है? अब इसके अंदर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि उत्पादन के साधनों पर दो वर्ग होते हैं। एक तो आपका कौन सा वर्ग? पूंजीपति वर्ग, एक होगा श्रमिक वर्ग। ठीक है, इन दो वर्गों के बीच में क्या हो जाएगा? उत्पादन साधन पे जो कब्जा करना चाहेगा, पूंजीपति बोलेगा कि मेरा पैसा है, मैंने स्थापित किए तो सब अधिकार मेरे, लाभ भी मेरा। लेकिन दूसरा वर्ग बोलेगा नहीं, हमने इसमें मेहनत की, यदि हम मेहनत नहीं करते तो ये उत्पादन होता कहाँ? उत्पादन नहीं होता तो आपको लाभ कहाँ से होता? तो इस वजह से वो वर्ग। तो इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होने पे, यानी उत्पादन के संसाधनों पे, इसके अंदर बता रहा हूँ मैं, उत्पादन के संसाधनों पे अधिकार के लिए दो वर्गों के बीच में क्या होगा? क्या होगा? संघर्ष होगा। ठीक है, इस संघर्ष के उपरांत जिस वर्ग का क्या हो जाएगा? इस उत्पादन के साधनों पर क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा। तो वो वर्ग लेकिन डरता रहेगा। डरने का कारण क्या बताएगा? वो डरता इसलिए रहेगा, यदि मैंने कल को ये उत्पादन के संसाधन मुझसे नहीं छीन लिए जाएं, यदि मुझसे छीन लिए जाएंगे तो वापस मुझे प्राप्त करने में संभव भी नहीं है। तो इसलिए इसने क्या किया? नई नीति लेके आता है। ये लेके आता है कि आप राजनीतिक ढांचे में परिवर्तित कीजिए, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन कीजिए और सांस्कृतिक ढांचे में। इन तीनों ढांचों को ये परिवर्तित करता है अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए। किस पे? उत्पादन के संसाधनों पे। ठीक, बनाए रखने के लिए ये निरंतर प्रयास करता रहता है। जब भी उत्पादन के साधन में परिवर्तन होता है तो उत्पादन संबंध के इन तीनों पहलू पे, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, अब ये वाला आपका पहला पॉइंट था, जिसके अंदर आपके इतिहास की वर्ग संघर्ष है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कही किसने? मार्क्स ने। सीधा सीधी बात है, दो वर्ग, दोनों के बीच संघर्ष,
संघर्ष के बाद जो वर्ग जीत गया उसका उस पर अधिकार, उत्पादन के संसाधनों पर, उत्पादन पर अधिकार, लेकिन उसको बनाए रखना बहुत संभव नहीं था। तो वो क्या करेगा, किस तरह से राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन करेगा, आर्थिक ढांचे में परिवर्तन करेगा, सामाजिक में करेगा, उनके सांस्कृतिक क्रियाकलाप में। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ, आज अपन बड़े बड़े मॉल देखते हैं, मॉल के अंदर सामान कौन से रखे जाते हैं, जो इस फैशन के दौर के अंदर चल रहे हैं। यदि बाबा आजम के टाइम का प्रोडक्ट आपको वहाँ मिलेगा तो कौन उस मॉल के अंदर जाना पसंद करेगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, ये आपके उत्पादन के साथ, ये इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अंदर। उसके बाद आप देखेंगे एक इसका पॉइंट था सेल्फ एलिगेशन, आत्मा की लोप, आत्मा लोप की व्याख्या। इसने कहा पशु और मनुष्य को अलग करने वाली चीज़ केवल उसकी बौद्धिक प्रतिभा ही नहीं है, क्या नहीं है, उसकी तर्कशीलता ही नहीं है, उसको अलग करने वाली एक श्रमशीलता भी है। ठीक है, व्यक्ति श्रम करके आनंदित महसूस करता है जब उसे उस श्रम का लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से लाभ प्राप्त होता है, और यदि उसको उसका लाभ नहीं प्राप्त होगा तो उसका क्या होगा, एक कंटुत अवस्था आ जाएगी, जिसे वो बोलता है क्या, सेल्फ एलिगेशन, यानी आत्मलोभ की अवस्था कहता है। ठीक है, और इसने कहा वर्तमान जो औद्योगिकरण के कारण क्या हो रही है, यही स्थिति हो रही है, श्रमिकों को उनकी जो वो श्रम आनंदित होकर करते हैं उसका लाभ नहीं दिया जाता है। इस वजह से ये स्थिति हो रही है आधुनिक औद्योगिकरण के कारण। तो इस आत्मलोभ की स्थिति को दूर करने के लिए क्या समाधान है, अगर कोई श्रमिक अपनी निजी चेतना जो आत्मलोभ की स्थिति हुई उस चेतना को वो किससे जोड़ ले, वर्ग से जोड़ ले। ठीक है, वर्ग की चेतना से जोड़ जाता है तो इसका आत्मलोभ की स्थिति समाप्त हो जाती है। ठीक है, यानी सेल्फ एब्लिगेशन श्रमिक को परितोष नहीं तो इसमें उत्पन्न हो जाएगी। अब इसमें उत्पन्न हो जाएगी तो ये क्या करे, ये अपनी चेतना को किससे जोड़ ले, वर्ग से जोड़ ले। वर्ग से जोड़ने की वजह से, वर्ग की चेतना से जोड़ने की वजह से इसका आत्मलोभ क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। आत्मलोभ का समाधान हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो अपनी आत्मलोभ की अवस्था को वर्ग से जोड़ लेगा, वर्ग समुदाय से जोड़ लेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, इसकी अपनी चेतना को वर्ग चेतना से जोड़ लेगा तो इसकी आत्मलोभ की समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, अतः यही वर्गीय चेतना क्या कहला जाएगी, क्रांति का रूप ले लेगी। कैसे लिया क्रांति का रूप, अब एक श्रमिक का शोषण हो रहा है, शोषण होने के बाद उसकी आत्मा में कुंठित हो रहा है कि यार मेरे को किसी प्रकार से लाभ नहीं दिया जा। फिर उसने अपने दूसरे समुदाय वर्ग से जोड़ा, वर्ग के अंदर क्या होगी, वर्ग में वो चेतना, अपनी चेतना को वर्ग चेतना से जोड़ने के बाद वो किसका, वर्गीय संघर्ष का रूप धारण कर लेगा, जिसे क्या बोलेंगे, क्रांति कहा जाएगा। ठीक है, तीसरा एनालाइज है द्वंद्वात्मक पद्धति। द्वंद्वात्मक पद्धति आपके देने वाले कौन थे, द्वंद्वात्मक पद्धति के आपके जनक हैं हीगल। हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति दी। हीगल क्या थे, एक आदर्शवादी चिंतक थे। हीगल क्या थे, एक आदर्शवादी चिंतक थे। ठीक है, इनकी विचारधारा थी कि ये आदर्शवादी चिंतक थे और इनकी विचारधारा में द्वंद्वात्मक पद्धति इन्होंने क्या की थी, इस्तेमाल की थी। इसमें इसने कहा कि पहले एक विचार आता है, क्या आता है, पहले हीगल ने क्या किया, पहले एक विचार आएगा, फिर एक दूसरा विचार आ जाएगा, इन दोनों विचारों के टकरार से फिर एक तीसरा विचार उत्पन्न होगा। ठीक है, ये फिलोसफर की भाषा इसी प्रकार से होती है। ठीक है, यानी पहले एक विचार आता है, एक विचारधारा आती है, फिर दूसरी विचारधारा आती है, और ये दोनों विचारधाराएं आपस में टकराती है तो फिर तीसरी विचारधारा का रूप ले लेती है। तो इसने पहली विचारधारा को कही बीइंग, दूसरी विचारधारा को क्या कहेगा,
पहली को बीइंग, दूसरी विचारधारा को कहेगा आपके नॉट बीइंग, दूसरी विचारधारा को कहेगा नॉट बीइंग। अब इन दोनों विचारधाराओं के मिश्रण से जो आएगा वो हो जाएगी बी कमिंग। ये तीसरी विचारधारा उत्पन्न हो जाती है। ये द्वंद्वात्मक पद्धति किसने दी? हीगल ने। हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति एक आदर्शवादी विचारक था, इसलिए किसी प्रकार से इसका कोई प्रतिरोध नहीं था। और इसने अपनी हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति दी जिसमें बोला एक विचार आता है बीइंग के रूप में, दूसरा विचार आता है नॉट बीइंग के रूप में। इन दोनों के टकराने से फिर तीसरा विचार उत्पन्न हो जाता है जिसे बोलते हैं क्या? बी कमिंग के रूप में। ठीक, लेकिन आपके इस द्वंद्वात्मक में मार्क्स ने चेंज किया। मार्क्स ने इसके पत्तेवाद को ख़त्म करके भौतिक ढांचा इसमें जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? भौतिकवाद इसमें जोड़ दिया। इस भौतिकवाद से भौतिकवाद का रूप क्या था? उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन पे किसका अधिकार होना चाहिए? श्रमिक वर्ग का। तो इसने वर्ग संघर्ष जोड़ दिया। वर्ग संघर्ष के अंदर इसने बता दिया कि किस प्रकार, जैसे इसने बोला बीइंग, नॉट बीइंग और बिकमिंग, उसी तरह से इसने बोल दिया थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, यानी सामंतवाद और पूंजीवाद में टकराहट होगी और क्या उत्पन्न हो जाएगा? समाजवाद। ठीक है, अब इसके अंदर द्वंद्वात्मक पद्धति में इसने पत्तेवाद को ख़त्म करके भौतिकवाद जोड़ा। भौतिकवाद के रूप में क्या? उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन पे किसका अधिकार चाहता है? इस श्रमिक वर्ग का। श्रमिक वर्ग का जब ये अधिकार चाहता है तो क्या होगा? अब इसका आंदोलन होगा, क्रांति आएगी। ठीक है, क्रांति आएगी और वर्ग संघर्ष। अब इसके अंदर इसने इसी के द्वंद्वात्मक रूप को कैसे चेंज किया? इसने बोला थीसिस, थीसिस के अंदर इसने डाल दिया सामंतवाद। एंटीथीसिस इसमें डाल दिया पूंजीवाद। इन दोनों के अंदर जब टकराहट होगी तो तीसरा वर्ग जो श्रमिक वर्ग है उसमें क्या हो जाएगा? आपके समाजवाद। तो उसको क्या बोला इसने? थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। अब ये तीन पद्धति तो आपकी किसकी थी? कार्ल मार्क्स की, जिसके अंदर आपको देखने को मैंने सब चीज़ बता दी। आत्मा का लोभ वर्गी, सब के अंदर ये किसकी बात कर रहा है? कार्ल मार्क्स। केवल क्रांति, क्रांति, क्रांति। और क्रांति भी कौन सी? रक्तपूर्ण क्रांति, यानी जिसके अंदर खून यानी आपसी संघर्ष जरूरी है। इस प्रकार की क्रांति की बात कर रहा है। अब यूरोप के अंदर सामाजिक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। प्रारंभिक समाज के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या? पहले दास व्यवस्था। शुरुआत से आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में आप सुनोगे दास। दास किस लिए? कि वो बड़े बड़े उपनिवेश स्थापित, उपनिवेश में काम करने के लिए दासों का व्यापार वाणिज्य होता था, तो दास व्यवस्था। उसके बाद ये दास कौन रखते थे? सामंत रखते थे। सामंतों के अंदर से ही जो उनकी पूंजी से पूंजीवाद, पूंजीवाद से फिर क्या होगा? समाजवाद प्रेरित होगा। अब इसका कारण क्या मांगा मार्क्स ने? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्या माना? इसने मार्क्स ने क्या जोड़ दिया? समाजवाद का कारण द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आपको मैंने अभी बताया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या था, कि सामंतवाद, पूंजीवाद दोनों की विचारधाराओं के बीच में एक नया उत्पन्न होगा। कौन? समाजवाद। तो समाजवाद कैसे उत्पन्न हो रहा है? ये मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की वजह से। अब मार्क्स की क्रांति, मार्क्स ने जो क्रांति की कल्पना की, इसके तीन चरण थे। पहला चरण था प्रत्यक्ष कार्रवाई। इसने कहा कि सब मजदूर इकट्ठे हों, इकट्ठे होने के बाद क्या करें? मार्क्स ने सर्वहारा के सर्वहारा वर्ग के रूप में की। श्रमिकों को सर्वहारा वर्ग किसने नाम दिया? मार्क्स ने। तो इसने क्रांति की रूपरेखा तैयार की। इसमें क्रांति के पहले चरण में सर्वहारा वर्ग रक्तपूर्ण क्रांति करे, रक्तपूर्ण क्रांति करके क्या करे? सत्ता पे स्थापित हो जाए। ठीक है, तत्पश्चात अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करे। पहला था, यानी यहाँ कहने का मतलब सर्वहारा वर्ग रक्तपूर्ण क्रांति करके सत्ता पे अधिकार करने के बाद फिर क्या करे? अपनी स्थिति मजबूत करे। दूसरा था तानाशाह। जब यह वर्ग सत्ता पे काबिज हो जाएगा तो अब इन्हीं की तूती बोलेगी। तूती का मतलब अब इन्हीं के बारे में बात होगी। तो सर्वहारा का तानाशाह चरण होता है दूसरा। इसके अंदर क्या कहता है ये? सर्वहारा वर्ग राज्य की मशीनरी का प्रयोग कर, सर्वहारा वर्ग क्या करे? राज्य की जो मशीनरी है, मशीनरी का मतलब जो राज्य ने स्थापित की, पुलिस, आपकी शासन, पुलिस, आपके जितने भी संसाधन, फैक्ट्री, जितने भी आपकी कर, मतलब जितने भी
मशीनरी का मतलब वो जो जितने भी आपके पुलिस आपकी सेना भी आपकी, उसके बाद आपके सारे संसाधनों पे भी आपका अधिकार, तो उस मशीनरी पे कब्जा कर ले, ठीक है। अब तानाशाह होते कि उसके मशीनरी पे कब्जा हो जाएगा, फिर उस मशीनरी का ही उपयोग करके क्या करें, जो ये क्या नाम है आपका, ये जो ये बुर्जुआ वर्ग है, पूंजीपतियों को कहा इसने बुर्जुआ वर्ग को क्या कर दे, बिल्कुल ख़त्म कर दे। और जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क्या स्थिति आ जाएगी, तब आपके अपने वर्ग को विश्व, फिर उसके बाद ये स्थिति ख़त्म करने के बाद विश्व के अंदर इस क्रांति को फैला दें। ये वाला कहा है इसने दूसरे चरण के अंदर। तीसरा चरण है वर्ग विहीन और राज्य विहीन। अब इसमें क्या हो गया, फिर इस पहले चरण और दूसरे चरण के बाद ऐसी स्थिति आएगी, पहले चरण और दूसरे चरण के बाद क्या आएगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसके अंदर पूरी दुनिया का सर्वहारा वर्ग, ठीक है, शासन, पूरी दुनिया में क्या होगा, सर्वहारा वर्ग का क्या हो जाएगा, शासन स्थापित हो जाएगा। फिर राज्य की ना तो जरूरत है, राज्य की भी जरूरत नहीं रह जाएगी और राज्य समाप्त हो जाएगा। इसे राज्य विहीन और वर्ग विहीन क्रांति कहा है। समझ में है, नहीं आया? देखो, ये फिलॉसफर है जिन्होंने अपनी फिलॉसफी दी। प्रथम इसके 3 चरण बताए। इसने पहले क्या किया कि दुनिया के मजदूर एक हो जाएं, सत्ता पे काबिज हो जाएं, सत्ता पे काबिज होने के बाद इस क्रांति को क्या करें, पूरी दुनिया में फैला दें। अब जब ये सत्ता पे काबिज हो जाएंगे, सत्ता पे जब ये काबिज हो जाएंगे तो क्या होगा, जो काबिज होने के बाद जो सर्वहारा वर्ग की, जो आपकी पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआ वर्ग की जो मशीनरी थी, उसी का उपयोग उन पे करो, उनको समाप्त करो, उसके बाद इसको पूरे विश्व में फैला दो। तीसरे में कहता है जब सत्ता पे सर्वहारा वर्ग का शासन पूरा स्थापित हो जाएगा तो राज्य की कोई ज़रूरत नहीं है, राज्य की ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरी तरफ वर्ग संघर्ष खत्म हो जाएगा तो वर्ग विहीन, तो राज्य विहीन और वर्ग विहीन क्रांति की परिकल्पना कौन करता है, आपके कार्ल मार्क्स करता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद इसको लेनिन, अब ये क्या होता है, इस पे एक बात आती है, एक विवादित मेंस में क्वेश्चन आता है कि मार्क्स के, या तो मार्क्स झूठ बोल रहा है सब, ये यानी क्या मार्क्स इतिहास में गलत भविष्यवक्ता सिद्ध हुआ, क्योंकि मार्क्स ने, मैंने पहले ही बताया, मार्क्स ने बोला क्रांति वहीं होगी जहाँ पे सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ, लेकिन देखने को मिला क्रांति उलटफेर उस देश में हुई जहाँ पे किसी ने कल्पना ही नहीं की थी, जहाँ पे ना औद्योगिक विकास था। वो कौन सा था, रूस, ठीक है। लेकिन इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था, पहला कारण तो ये कि मध्यम वर्ग और पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग और कुलीन वर्ग के बीच में साठगांठ हो गई, जिसकी वजह से इस श्रमिक वर्ग को क्या हुआ, क्यों इसका क्या नाम है, श्रमिक वर्ग का कौन कर रहा था, अभी नेतृत्व आपका मध्यम वर्ग कर रहा था, तो मध्यम वर्ग से उसकी साठगांठ हो गई तो आंदोलन वहाँ पे हो ही नहीं पाया। दूसरी बात, इसके अंदर दूसरा पॉइंट आएगा, पश्चिम में जब औद्योगिकरण हुआ तो वहाँ के जो श्रमिक शोषित हुए तो उन्होंने शोषण के विरुद्ध कार्रवाई करते, इससे पहले पश्चिम ने कहाँ पे, साम्राज्यवाद के रूप में, किसमें, उपनिवेशों के अंदर पलायन कर गए, पलायन करके वहाँ के मजदूरों का शोषण करने लगे और अपने मजदूरों को छोड़ दिया, तो इस वजह से भी इसका फेल हो गई। तीसरे नंबर पे, पश्चिमी यूरोप में जब ये लोग उपनिवेशों से लाभ कमाते तो उसका कुछ हिस्सा क्या करते, इन मजदूरों को भी दे देते थे अंश, जिससे इनकी दैनिक क्रिया चलती रहती थी। इस वजह से इनके वहाँ पे क्या नाम है, पूंजीपति यानी आपके कहाँ पे, पश्चिम के अंदर, पश्चिम यूरोप के अंदर किसी प्रकार का भी क्या नहीं हुआ, आंदोलन नहीं देखने को मिलता पश्चिम यूरोप में। ये 3 कारण आप ध्यान रखिए। अब लेनिन किससे प्रभावित था, आपके मार्क्स से, कार्ल मार्क्स का अनुयायी था। अब लेनिन क्या करता है, लेनिन ने एक निबंध लिखा जिसमें लिखा, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण। लेनिन के निबंध का नाम क्या था, लेनिन कहता है साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण।
इसमें ये व्याख्या करता है कि क्यों कार्ल मार्क्स फेल हुआ, कार्ल मार्क्स क्यों फेल हुआ। अब इस व्याख्या में क्या कहता है, इसमें ये कहता है, लेनिन कहता है कार्ल मार्क्स क्यों फेल हुआ। इसमें ये बताता है कि किस प्रकार साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण होगा। इसने ये निबंध लिखा, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण होगा। इसमें ये कहता है सर्वहारा क्रांति पश्चिम में क्यों सफल नहीं हो पाई। इसका कारण ये बताता है, उसने कहा कि पश्चिमी देशों ने साम्राज्यवाद के माध्यम से, पश्चिमी देशों ने क्या किया, साम्राज्यवाद के माध्यम से उपनिवेशों के श्रमिकों का क्या किया, शोषण प्रारंभ कर दिया। उनका शोषण प्रारंभ कर दिया तो इनका शोषण बच गया, इनका शोषण बच गया। उसके बाद वहाँ से जो लाभ पाते उसका 1% यहाँ पे भी दे देते। तो इस वजह से ये श्रमिक वर्ग कभी आंदोलन कर ही नहीं पाया। ठीक है, लेनिनवाद ने ये प्रत्यक्ष दिया। लेकिन इसने फिर भी कहा, इसने कहा श्रमिकों को इस बात के लिए आगाह किया है इसने कि ये जो साम्राज्यवाद है ये किस में तब्दील होगा, विश्व युद्ध में। और विश्व युद्ध के बाद वापस आपकी स्थिति डाउन जाएगी और उसके बाद ये जो पूंजीपति वर्ग है इसके विरोध में क्या हो जाएगा, आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। यानी इसने सिद्ध करने का प्रयास किया किस प्रकार वर्ग संघर्ष आपके यहाँ पे सफल होगा। ठीक। दूसरा, इसने मार्क्स की बात रखते हुए कि पश्चिमी यूरोप के अंदर आंदोलन प्रारंभ ना होकर आपके रूस में प्रारंभ हुआ। रूस में प्रारंभ होने के कारण इसने बताया हमेशा क्रांति किसी सशक्त वर्ग के खिलाफ ना होकर उससे भी कम सशक्त वर्ग के खिलाफ होती है और उसके बाद वहाँ से सफल होकर क्या होती है, उस तक पहुँच जाती है। जैसे रूस के अंदर एक क्रांति हुई क्योंकि वहाँ पे इतनी मजबूत कड़ी नहीं थी जितनी पश्चिमी यूरोप में थी, तो वहाँ पे ये सफल हुई। सफल होने के बाद ये विश्व के अंदर अग्रसर हो जाएगी। लेनिन ने कहा कि पिछले देश में क्रांति का औचित्य सिद्ध करते हुए कहा कि विश्व पूंजीपति अर्थव्यवस्था रूपी जंजीर में अगर हम मजबूत कड़ी पर चोट करते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती। यानी विश्व की पूंजीपति रूपी जंजीर पर हम क्या करते हैं, चोट करते हैं, तो हमें क्या नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आप क्या करो, जो कमज़ोर कड़ी है, यानी कमज़ोर कड़ी कौन सी, रूस, इस कड़ी पे प्रहार करो तो संपूर्ण जंजीर अपने आप ही टूट जाएगी। ठीक है, ये किसने कहा, आपके लेनिन ने। उसके बाद लेनिन के ही आगे अनुचर बनते हैं स्टालिन। स्टालिन ने क्या किया, रूस के अंदर सत्ता पे काबिज हो गए। काबिज होने के बाद उन्होंने लेनिन के उत्तराधिकारी कहते हैं इसको, किसको, स्टालिन को। और ये क्या है, इन्होंने क्या किया, लेनिन की बातों को आगे लेके गए, बलपूर्वक इन्होंने क्या, सत्ता पे काबिज हुए रूस के अंदर। उसके बाद इन्होंने मार्क्सवाद के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया। किसके, मार्क्सवाद के स्वरूप। मार्क्सवाद जो अभी तक चिल्ला के कह रहा था रक्तपूर्ण क्रांति, इसको इसने चेंज करने का प्रयास किया। किसने, स्टालिन ने। स्टालिन कैसे प्रयास करेगा, अब देखो। स्टालिन करेगा कि पश्चिमी देशों की शत्रुतापूर्ण व्यवहार को देखते हुए सोवियत रूस में समाजवाद को शक्तिशाली बनाना आवश्यक है। इसके लिए थोड़े काल के लिए विश्व क्रांति के आदर्श को छोड़ देना उचित है। पश्चिमी जो देश हैं उनसे यदि आपको मुकाबला करना है तो आपको थोड़े दिन के लिए ये सब चीज़ें छोड़ के अपने देश के समाजवाद को क्या करना है, मजबूत बनाना है। और इन्होंने फिर एक नारा दिया, विश्व क्रांति बेनाम एक देश में समाजवाद। क्या दिया, विश्व क्रांति बेनाम, यानी वर्सेस विश्व क्रांति बेनाम समाजवाद, समाजवाद में क्रांति। ठीक है, समाजवाद, विश्व क्रांति का आदर्श पीछे छूट गया और बाद में विश्व क्रांति का जो आदर्श था किसके, स्टालिन के समय ये पीछे छूट गया और बाद में क्या हो गया, वो समाजवाद ने किससे हाथ मिला लिया, राष्ट्रवाद से। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पे आपका ये मेंस के अंदर आपको लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स के लिए
और आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, जो आपको कहीं पे भी देखने हो जहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री आती है वहाँ के लिए मैंने ये शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाया और इसको आपको बस इसमें कोड कर देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात, समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या आपके कार्ल मार्क्स ने और उसके मित्र क्या नाम है, फ्रेडरिक एंगल्स ने, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल, ये उदारवादी चिंतक थे, ठीक है। उदारवादी चिंतक यानी ये किसी प्रकार के आपके राष्ट्रवाद में विश्वास रखते थे। इन्होंने बोला व्यक्तिगत संपत्ति पूंजीवाद में विश्वास था इनका, क्या, व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजीवाद में विश्वास, जॉन स्टुअर्ट मिल का। वाल्टर रथनाउ, ये जर्मनी के विचारक थे, जिन्होंने बोला आय का पुनर्वितरण, आय जो प्राप्त हुई है उसका फिर पुनर्वितरण हो, उपभोग पे अंकुश, वंशानुगत संपत्ति समाप्ति की वकालत की थी इन्होंने, ठीक है। इंग्लैंड ने इस चीज़ को, आपको मैंने बताया इंग्लैंड क्यों बच गया, इंग्लैंड ने अपने यहाँ पहले ही सुधार कर दिए, आपके कल्याणकारी कार्य प्रारंभ किए, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। इस वजह से वहाँ पे पश्चिमी यूरोप के अंदर आपके कार्ल मार्क्स की रक्तपूर्ण क्रांति देखने को नहीं मिलती, ठीक है। इंग्लैंड में सुधार कैसे कर दिया, आपके 1832 के अंदर इसमें सुधार करके आपको मैंने बता दिया, संसदीय विकास के अंदर ये बताया था 1832 के अंदर क्या दे दिया गया, मध्यम वर्ग को क्या दे दिया गया, मताधिकार प्राप्त हो गया। थोरस्टाइन कैबलन, इनकी बुक, ये शॉर्ट, ये आपसे पूछी जा सकती है, थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास, अमेरिका के विचारक थे, इन्होंने लिखा थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास, यानी इसने बोला अमीर तथा गरीब के बीच में, अमीर तथा गरीब के स्तर भेद के बारे में ये किताब में लिखा गया है। उसके बाद दूसरी किताब है इंपीरियल जर्मन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी इसने बोला कि जर्मन के जो पूंजीपति वर्ग थे उन्होंने किस प्रकार लाभ कमाया, लाभ करवाने के बाद वो फिजूल खर्ची करने लगे तो श्रमिकों के खिलाफ उनका आंदोलन होता, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया, कल्याणकारी कार्य प्रारंभ कर दिया, ये इनकी बुक थी। उसके बाद प्रारंभिक समाजवाद यूरोप में कैसे चालू हुआ, सर्वप्रथम ये आपको समाजवाद सर्वप्रथम कहाँ पे, औद्योगिक क्रांति, तो सामाजिक शोषण सबसे पहले कहाँ देखने को मिलेगा, आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि पूंजी और श्रम के अंदर असमानता ही किसके रूप में दिखाई जाती है, समाजवाद के रूप में। अब यहाँ पे विचारक है टॉमस मैन, राइट ऑफ मैन, इसके अंदर इन्होंने कहा कि व्यक्ति राइट ऑफ मैन, मानव के अधिकार। विलियम गॉडविन, इन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति की निंदा की है। सिसमोंडी विचारक थे, ये प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्री होते हुए भी अर्थशास्त्र के जितने भी नियम थे उनके खिलाफ ही बोलना चालू कर दिया, ठीक है, उनकी आलोचना की। रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन के अंग्रेज, जिन्होंने 1830 में सर्वप्रथम समाजवाद का प्रयोग किसने किया, रॉबर्ट ओवन ने, मैंने बताया था। इन्होंने एक प्रयोग भी किया था अपनी फैक्ट्री के अंदर, जिसमें इन्होंने देखा श्रमिकों को यदि पारितोषिक मिलता है तो वो क्या अधिक से अधिक हमें क्या देते हैं, अपना काम देते हैं, जिससे हमें लाभ होता है, ठीक है, ये रॉबर्ट ओवन ने। अब इनकी बुक है द न्यू व्यू ऑफ द सोसाइटी, नया समाज का विचार, द बुक ऑफ न्यू मॉरल वर्ल्ड, यानी नैतिक विश्व, ठीक है। ब्रिटेन के अंदर अब ये शॉर्ट नोट में आपको कंपेयर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछने लग जाते हैं कि भाई कौन सा किस देश से संबंधित विचारक है, रॉबर्ट ओवन, विलियम थॉमसन, टॉमस हार्ड स्किम, जॉन ग्रे, चार्ल्स किंग्सले, डेनिस मॉरिस। रॉबर्ट ओवन, विलियम थॉमसन, टॉमस हार्ड स्किम, जॉन ग्रे, चार्ल्स किंग्सले, डेनिस मॉरिस, ये क्या है, ब्रिटेन के जो समाजवाद के अंदर आपको विचारक देखने मिलेंगे, ठीक है। फ्रांस, अब फ्रांस के अंदर आते हैं। फ्रांस में 1795 में 1795 के अंदर एक घटना होती है, बेवयूफ एक समाजवादी विचारों का समाज के निर्माण हेतु, बेवयूफ द्वारा एक समाजवादी होता है, बेवयूफ एक समाजवादी होता है, इस समाजवादी विचारों के आधार पर ही क्या करता है, सरकार का तख्ता ही पलट देता है, इसे पलटने का प्रयास करता है, जिसे क्या बोलते हैं, बेवयूफ षड्यंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। इसका गुप्त संगठन था जिसका नाम था समान जनों का समान, यानी एक ही प्रकार के लोगों का समाज, ठीक है। इसे फ्रेंच साम्यवाद का पिता कहते हैं। फ्रेंच साम्यवाद का पिता कौन है, बेवयूफ, और बाद में तख्ता पलट करने की कोशिश की वजह से इनको फांसी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद फ्रांसीसी आपको ये
विचारक देखेंगे सेंट साइमन, इनकी किताब का नाम है द न्यू क्रिश्चियनिटी। चार्ल्स फॉरियल जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की। ल्यू ब्लॉन्क जिसे हम बोलते हैं यथार्थवादी, जो मैंने आपको बताया था यथार्थवादी कि आप सत्ता में जाइए, सत्ता के बाद में आप क्या है अपने अधिकारों की मांग परिवर्तित करवा सकते हैं। ये आपके 1840 के फ्रांस का समाजवादी विचारक था। 1830 से 71 तक पेरिस में हुए प्रत्येक विद्रोह में इसने अग्रणी भूमिका निभाई। 1839 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर की स्थापना कौन करता है? लुई ब्लॉन्क। ये शॉर्ट नोट्स में और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इनको एक जगह लिखवाने का प्रयास किया है। ठीक है। जर्मन आंदोलन के जो प्रवर्तक बोलते हैं वो प्रारंभ कौन करता है जर्मन में समाजवाद? फर्डिनेंड लेस्ले। ठीक है। 1863 में इनकी एक संस्था स्थापित करते हैं, जर्मन एसोसिएशन ऑफ जर्मन वर्कर्स। जर्मन एसोसिएशन, जर्मनों का संगठन और जर्मन के ही श्रमिक। ठीक है। इसका नारा था सभी लोग भाई भाई हैं, सभी लोग भाई भाई, ये नारा पूछा गया था। अब ये जो इसने बनाया फर्डिनेंड लेस्ले ने एक संस्था ये बनाई थी। एक बोला था लीग ऑफ जस्ट जिसका नारा था सभी लोग भाई भाई हैं। इसी के सदस्य कौन होंगे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल इसके सदस्य थे। और इसकी शाखाएं थी, कहाँ थी? इंग्लैंड में थी, बेल्जियम में थी, जर्मनी में। 3 जगह इसकी शाखाएं स्थापित थी, इंग्लैंड, बेल्जियम और जर्मनी में। ठीक है। 1847 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कहलाता है? कम्युनिस्ट लीग नाम हो जाता है इसका। ठीक है। अब इस कम्युनिस्ट लीग के अंदर इसका नाम कौन? लीग ऑफ द जस्ट का नाम कौन करते हैं चेंज? आपके कार्ल मार्क्स और एंजल। और इसका नाम 1847 में क्या हो जाता है? कम्युनिस्ट लीग हो जाता है। इनकी घोषणा पत्र, कार्ल मार्क्स और एंजल्स की जो घोषणा पत्र, इसे बोलते हैं कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। ठीक है। इसको तैयार किया कम्युनिस्टों ने। ठीक है। इसमें संसार के मजदूरों, इसमें कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में इसने कहा, कार्ल मार्क्स ने, कि संसार के मजदूरों एक हो जाओ। ठीक है। तुम्हारे पास पाने के लिए केवल जंजीरें, गुलामी की जंजीरें, और खोने के लिए क्या है? दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल गुलामी की जंजीरें हैं और पाने के लिए क्या है? संपूर्ण संसार पड़ा है। ठीक है। तो यानी आप क्रांति कीजिए। उसके बाद 1830 के बाद आपको कहाँ पे? जर्मनी की बात कर रहा हूँ। ब्यूखनेर गुप्त समिति मिलती है जिसका नाम होता है मनुष्य के अधिकार। और इसकी घोषणा पत्र का प्रथम वाक्य होता है झोपड़ियों में सुख की प्राप्ति करो और महलों में रहने वालों का क्या करो? सर्वनाश करो। ये आपके जर्मनी की क्रांतिकारी विचारक है। अब एक छोटा सा मैं बता रहा हूँ फ्रांस का समाजवाद कैसे प्रारंभ हुआ। 1871 में एक घटना होती है कि पेरिस के मजदूर होते हैं, वो एक होके क्या करते हैं? सत्ता पे कब्जा कर लेते हैं। इसे पेरिस कैम्यून कहते हैं। ठीक है। 28 फरवरी 1871 की घटना होती है। ये पूरे विश्व इतिहास का प्रथम ऐसा संगठित आंदोलन है जिससे मजदूर वर्ग सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए इसका नाम आता है। इसमें जूलियस गेजडे एक विचारक होते हैं जिस पे कार्ल मार्क्स का प्रभाव होता है और ये समाजवादी विचार, मार्क्स के विचार को फ्रांस में फैलाने का कार्य करते हैं। जे जोरे क्या होते हैं? समाजवादी सदस्य के गुट के एक प्रभावशाली व्यक्ति जे जोरे। ठीक है। ऐसे जर्मनी में कार्ल मार्क्स के अनुयायी थे लीबन और आगस्ट बेबल। इन्होंने क्या किया? जर्मनी में समाजवाद का मोर्चा संभाला। इन्होंने एक पार्टी की गठन किया, जर्मन प्रजातांत्रिक समाजवादी दल। अब इसने क्या चुनाव में भाग लिया और राइक्सटैग, वहाँ की संसद का नाम है, वहाँ पे इसने 12 स्थान प्राप्त किए। अब इसको क्या बिस्मार्क बोलता था, किनको? इन जर्मन समाजवादी प्रजातांत्रिक दल को बोलता था ये क्या है? हमारे दुश्मन है राज। तो इसलिए बिस्मार्क ने इनके प्रयास करे। बिस्मार्क ने एक नई परिभाषा दी, मजदूर क्यों संघर्ष करेगा?
मजदूर का संघर्ष करने का मेन कारण उन्होंने क्या बोला, मजदूर का असंतोष का कारण क्या है, असुरक्षा, सामाजिक असुरक्षा की भावना। यानी उनको लगता है कि हमारे बाद हमारे बच्चों का, हमारे माता पिता का क्या होगा, यह सामाजिक सुरक्षा की भावना। इसके लिए क्या करते हैं, बीमा पद्धति चालू करते हैं। रोग बीमा पद्धति 1883 में, दुर्घटना बीमा पद्धति 1884 में, वृद्ध अवस्था बीमा पद्धति 1889 में। तो इस तरह की जो ये बिस्मार्क कार्य करता है, उस वजह से श्रमिक आंदोलन क्या हो जाता है, वहाँ पे धराशायी हो जाता है, वहाँ पे आंदोलन हो ही नहीं पाता। और इसलिए इसको क्या कहते हैं, राज्य समाजवाद, जो इसके कार्य हैं उसको राज्य समाजवाद कहा जाता है। इंग्लैंड के अंदर मैंने आपको बता चुका हूँ, 1867-84 में मजदूरों को मताधिकार का अधिकार दे दिया। इस वजह से वहाँ पे समाजवाद की स्थापना हो जाती है। इन पूरे समाजवाद के विकसित होने में 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। उसमें एक देखोगे आप, प्रथम जिसकी स्थापना चालू कौन करेगा, आपका वही कार्ल मार्क्स। 1884 में अंतर्राष्ट्रीय कामगार समिति, यानी जितने भी श्रमिक दल हैं उन सबको इकट्ठा किया। इसे प्रथम इंटरनेशनल, जो समाजवाद के रंगमंच पर विश्व आंदोलन का रूप ग्रहण करने के रूप था। जैसे किसी भी स्थापना होती है, प्रथम इंटरनेशनल के अंदर आपको विश्व आंदोलन का रूप ग्रहण करने का प्रयास था। कार्ल मार्क्स की देन है, लंदन में बैठक होती है, ठीक है, जिसमें स्थापना होती है। इसमें सदस्य, ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि कौन कौन से सदस्य होते हैं। प्रथम इंटरनेशनल ब्रिटेन होता है, फ्रांस होता है, इटली होता है, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, यानी आपके 6 सदस्य इसके बैठक में आते हैं। तब ये क्या होती है, प्रथम इंटरनेशनल स्थापित होती है। इसमें मजदूरों का भाषण देते हैं इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन, इसमें ये भाषण तैयार करते हैं। उद्देश्य क्या है, संपूर्ण वर्ग शासन का उन्मूलन। जितने भी वर्ग शासन है, यानी उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, पूंजीपति, ये इन सबका क्या, उन्मूलन करना। प्रथम इंटरनेशनल आंतरिक मतभेद के कारण और आपसी नेताओं के प्रतिनिधियों के कारण 1872 में फूट पड़ती है और 1875 में ये विखंडित होकर समाप्त हो जाती है, यानी ख़त्म। सेकंड इंटरनेशनल आपकी चालू होती है 1889 में। क्या होता है, पेरिस यानी आपके फ्रांस की क्रांति के 100 वर्ष के बाद, 1789 से 14 जुलाई 1789 में पेरिस में 40 देश के प्रतिनिधि, जिसमें 40 देशों के 400 प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं और इससे द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना होती है। इसमें भूमिका किसकी होती है, प्लेखानोव और लेनिन की। रूसी समाजवादी थे ये, ठीक है। 1 मई 1890 के अंदर सारे यूरोप व अमेरिका के मजदूर हड़ताल कर देते हैं। इसीलिए 1 मई 1890 को सारे अमेरिका और यूरोप के मजदूर हड़ताल कर देते हैं। इसीलिए 1 मई को क्या बनाया जाता है, श्रम दिवस, ठीक है, मजदूर दिवस। अब इसके लाभ क्या होते हैं, सैन्यवाद एवं युद्ध के विरुद्ध क्या होता है, आंदोलन होता है। 1904 के अंदर द्वितीय इंटरनेशनल सम्मेलन के अंदर कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए हमारी तरफ से हमारे राष्ट्रवादी नेता 1904 में ओल्ड मैन, यानी ग्रांट ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी इसमें भाग लेने जाते हैं और भारत की जो परातंत्रता, यानी आपके जो अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उसके स्वतंत्रता के लिए मांग यहाँ पे रखते हैं। आपको कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।